हाय एवरीबॉडी। एज यू ऑल नो कि हम साथ में एम लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी से चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी हमारा इसमें फंडामेंटल राइट्स चल रहा है, जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दे रखा है, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। एंड आज के सेशन में हम उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इस टेक्स्ट बुक में बच गया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लेट्स गो। तो देखो, ये एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एंड अभी हमारा इसमें फंडामेंटल राइट्स चल रहा है, जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दे रखा है, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। एंड लास्ट 3 सेशन में हमने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। आप चाहो तो उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिसमें आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करते हुए दिख जाएंगे, और जिसे हमने सपोर्ट करा है विथ रिसर्च ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि हमने रेफ़र किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट से। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ पे हमने लास्ट सेशन में छोड़ा था। तो हमने यहाँ पे नियर अबाउट लाइक 52 क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम इसके आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो, इसमें आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन्होंने यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड राइट्स इज गारंटेड टू सिटीजन्स एज राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। तो इसमें बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि ये सभी जो आपको राइट्स दिए गए हैं, तो कौन सा राइट आपको आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द राइट टू असेंबल पीसीबली एंड विदाउट आर्म्स। जब आप सभी जानते हो कि आपका जो राइट टू फ्रीडम है, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक दे रखा है। देखो, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम दे रखा है। तो जब आप आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 देखोगे, आर्टिकल 19 का सब आर्टिकल 1, देखो आर्टिकल 19 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ETC। तो इसमें पहला जो इसका सब सेक्शन है वो क्या कहता है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, तो आपका आर्टिकल 19 जो है वो क्या कहता है कि सभी को राइट है, मतलब आर्टिकल 19 जो है वो बस इंडियन सिटीजन को मिला है। ठीक है, तो सभी इंडियन सिटीजन को ये राइट है कि वो पीसीबली असेंबल कर सकते हैं बिना हथियार के, है ना, विदाउट आर्म्स। तो इसमें देखो ये सारे जो अलग राइट्स है, राइट टू वोट आपको इलेक्शन वाले में मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्शन वाले चैप्टर में, इलेक्शन वाले पार्ट में, जो कि पार्ट 15 में दे रखा है। राइट टू सिटीजनशिप पार्ट 2 में मिल जाएगा, जिसके लिए जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। ठीक है, राइट टू कॉन्टेस्ट एंड इलेक्शन, ये भी आपको पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो आप सभी को पता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 103rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, वो EWS कैटेगरी के लिए हुआ था। ठीक है, रिजर्वेशन दिया गया था ना EWS को। तो यहाँ पे दे रखा है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो 103rd अमेंडमेंट किसके लिए था, मतलब ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए था जो इकोनॉमिकली वीक है। एंड इस पे जो हमारा फेमस केस है वो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जो कि 2022 का है। अब देखो, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राउंड्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सिटीजन्स फॉर एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड। डैट मीन्स कि बेसिकली आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनमें से किस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया को फॉर टेकिंग एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें जो आपका ग्राउंड होगा वो रिलीजन, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ है। अगर हम बात करें नेशनलिटी, कलर, एज, नेटिविटी की, तो ऐसा कोई भी ग्राउंड आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। तो देखो, इसके लिए जो आपका हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 15 होगा, है ना। आर्टिकल 15 देखो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स,
आर प्लेस ऑफ बर्थ, ये ऐसे 5 ग्राउंड बताता है, ठीक है, 1 2 3 4 5। और इसका जब हम आर्टिकल 15 क्लॉज 5 देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि देखो यहाँ पे आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल आर इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward class of citizen are for the scheduled caste are the scheduled tribes in so far as such special provision related to their admission to educational institution। ठीक है, तो इसके लिए दो ही आर्टिकल आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 का क्लॉज 2। आर्टिकल 29 आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, देखो एक बार क्रॉस चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेन द क्लैरिटी। तो इसलिए देखो आर्टिकल 29 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, है ना। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपको किसमें मिल जाएगा, आर्टिकल 29 एंड 30 में। तो आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 क्या कहता है, no citizens shall be denied admission into any educational institution maintained by the state as receiving aid out of state fund on the grounds only of religion, race, caste, language or any of them, है ना। यहाँ पे वही एडमिशन की बात हो रही है कि किसी भी पर्सन को आप डिनाई नहीं कर सकते हो, मतलब इंडियन सिटीजन को, कि अगर उसका रिलीजन अलग है, रेस अलग है, कास्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है या फिर इनमें से कुछ भी, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप उसको एडमिशन नहीं दोगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब होगा। तो इसके लिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में आपको मिल जाएगा। तो देखो दैट मीन्स कि आपका जो फर्स्ट एंड सेकेंड था वही सही था। अब देखो यहाँ पे एक सेकेंड, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एसोसिएटेड, करेक्ट एसोसिएशन कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखो अगर हम करेक्ट एसोसिएशन की बात करें तो इस पूरे ऑप्शन में आपको मेनका गांधी का केस मिल जाएगा 1978 का, जो कि करेक्टली मैच्ड है और ये जस्ट फेयर एंड रिजनेबल प्रोसीजर ऑफ लॉ के लिए था। मेनका गांधी का केस किस लिए था कि ये फेयर और रिजनेबल प्रोसीजर ऑफ लॉ का हो, इसलिए। ठीक है, अगर हम बात करें इंदिरा साहनी का केस तो ये 1992 का केस है। मिनेरवा मिल्स का केस 1980 का है और ए.के. गोपालन केस 1950 का है। तो मिनेरवा मिल्स का केस जो था वो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए था, तो इसमें ये करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, इसलिए गलत है। इंदिरा साहनी के केस को हम मंडल केस भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, देखो फिर भी देख लो, इसमें ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। आर्टिकल 31 का सी जो है, आर्टिकल 31 सी इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे इन्फॉर्मेशन पर्पज से याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड ये किया था कि जो वेयर आर्टिकल 31 सी कम्स इन आर्टिकल 14 गोज आउट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी हेल्ड की थी। तो बस ये याद रखना है कि आर्टिकल 31 सी जो है एक एक्सेप्शन है किसके आर्टिकल के लिए, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के लिए। तो इसमें ये दोनों सही है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज रिलेटेड टू अ डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर। तो यूनिवर्सिटी टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा रेट है, तो इसके लिए भाई मुझे करेक्ट ऑप्शन नहीं मिला है, तो मतलब रिसर्च किया था मैंने, गूगल से तो मिल ही जाएगा, तो देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको लेके मैं सेव नहीं हूँ बेसिकली। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज रिलेटेड विथ रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगेन आपको आर्टिकल 15 में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 19 थर्ड अमेंडमेंट एक्ट से आया है 2005 के। तो आर्टिकल 15 का जो आप रिजर्वेशन देखे थे ना, अभी हमने कहाँ देखा था, रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस में देखा था, आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में देखा था। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 जो है वो 19 थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2005 से ऐड करा गया है। ठीक है, अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्पेशल प्रोविजन बी मेड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो इसमें स्पेशल प्रोविजन किसके किसके लिए बनाया जा सकता है, हमने आर्टिकल 15 में देखा था, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड सोशली बैकवर्ड क्लास,
वुमेन एंड चिल्ड्रेन, है ना, ये तीनों के लिए बनाया जा सकता है। डैट मीन्स इसमें 1 2 4 सही है। देखो 1 2 4 सही है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करने के लिए आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या पूछा जा रहा है कि क्यूबो वारंटो जो है वो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है फॉर होम, फॉर सेफ गार्डिंग अगेंस्ट द यूजरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। यूजरपेशन मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई पावर होल्ड किया हो तो उससे, देखो यूजरपेशन का मतलब होता है अनलॉफुल रॉन्गफुल सीजर, है ना, किसी को अनलॉफुली आप सीज कर लेते हो, किसी का पोजीशन, है ना, किसी दूसरे पर्सन के ऑफिस का पोजीशन अगर आप सीज कर लेते हो तो वो यूजरपेशन में आ जाएगा। तो क्यूबो वारंटो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेफ गार्ड करता है यूजरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसेस को। तो ये बात सही है। तो ये रिट है ना, ये जो क्यूबो वारंटो रिट है वो किस आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में एंड आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो, हाई कोर्ट कैन इश्यू अ मैंडेमस टू कंपेल अ कोर्ट a judicial tribunal to exercise its jurisdiction when it has refused to exercise it। सही बात है, ठीक है। हाई कोर्ट जो है वो एक मैंडमस, एक कमांड जारी कर सकता है और मजबूर कर सकता है कोर्ट और जुडिशियल ट्रिब्यूनल को कि वो अपने क्षेत्राधिकार में रह के ही अपने क्षेत्राधिकार के अलावा दूसरे जो पावर्स है उसको एक्सरसाइज ना करे, ठीक है। तो ये सही है। नाउ Which of the following writ is related to transferring a case from an inferior court to higher court? तो इसके लिए सर्सियोरी रिट लगती है, ठीक है। सर्सियोरी रिट क्या होता है, ये एक लीगल ऑर्डर है जो कौन इश्यू करता है, हायर कोर्ट इश्यू करता है। किसको लिए, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के लिए या फिर क्वासी जुडिशियल के लिए। और उन्हें ये डायरेक्शन देता है कि आप रिकॉर्ड सेंड करो केस के रिव्यू के लिए, ठीक है। तो सर्सियोरी रिट से क्या हो सकता है कि जो केस है वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं इन्फीरियर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट तक, ठीक है, ऑफ हायर जुरिस्डिक्शन। नाउ फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज़, देखो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें, है ना, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ठीक है। बट आपका जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 का सब आर्टिकल 1 का क्लॉज ए है, उससे सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकुलेट कर सकता है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो एक इम्प्लाइड राइट है जो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत मिलता है। अब यहाँ पे देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटेड इन आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें देखो, जब आप देखोगे आर्टिकल 25 में, तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो सब्जेक्ट होता है पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 25 में आपको दिखा देता हूँ। आर्टिकल 25 आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल 25 ये राइट देता है। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स एग्जामाइंस द प्रोसीजर ऑफ इन्फीरियर कोर्ट्स आर ट्रिब्यूनल। तो हमने अभी देखा सर्सियोरी रिट लगती है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाए, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, वो क्या करता है, आप सभी को पता होगा। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आर्टिकल 21A क्लॉज को जोड़ा था, ठीक है। आर्टिकल 21A को जोड़ा था जिसके तहत ये कहा गया था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मैंडेटरी है फॉर ऑल चिल्ड्रन, जिसका एज 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मैंडेटरी है, ठीक है। तो इसे आर्टिकल 21A के तहत जोड़ा गया था। इसके लिए जो फेमस केस लॉ है वो मोहनी जैन का केस है और एक उन्नी कृष्णन का केस है, ठीक है। नाउ अब देखो, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑटोमेटिकली बिकम्स सस्पेंडेड ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो अगर हम बात करें
कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब भी इमरजेंसी प्रोविजन लगता है, तो वो आपका आर्टिकल 19 है ना, राइट टू फ्रीडम जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। अगर हम इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें तो वो पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360। नाउ यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स के लिए। तो आप सभी को पता है आर्टिकल 14 जो है वो इंडियन एज वेल एज नॉन इंडियन सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ सभी को मिलता है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इश्यूड बाय एन अप्रोप्रिएट जुडिशियल अथॉरिटी बॉडी टू फ्री अ पर्सन हु हैज़ बिन इलीगली डिटेन्ड। तो देखो कौन सा रिट जारी किया जाता है अगर कोई पर्सन इलीगली डिटेन्ड है ना, तो उसके लिए आप हैबियस कॉर्पस का अगर रिट फाइल करोगे तो उसको हैबियस कॉर्पस जब आप डालोगे तो कोर्ट में उस पर्सन को, मतलब जिस अथॉरिटी ने उसे इलीगली डिटेन किया, उन्हें प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर कोर्ट, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव बॉडी ऑफ, ठीक है। और इसको भी हम आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं। नाउ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर। अनटचेबिलिटी देखो, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में एबॉलिश है, ठीक है। और अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल 17 है इसको इन्फोर्स में डालने के लिए 2 एक्ट को लाना पड़ा था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट और SC/ST का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है। नाउ ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव एडेड आर्टिकल 15 क्लॉज 5 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द प्राइवेट सेक्टर। तो ये बात हमने, ये चीज़ें इतनी बार पढ़ लिया तो याद हो गया होगा, है ना। तो ये हमें आर्टिकल 15 क्लॉज 5 हमने कहाँ देखा था, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 किसके तहत ऐड हुआ था, 19 थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2005। नाउ द रिट ऑफ सर्सियोरी इज इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर कोर्ट टू। इसको भी हमने बहुत बार देख लिया है कि सर्सियोरी रिट से सुपीरियर कोर्ट जो है वो इंफीरियर कोर्ट को ये बोल सकता है कि तुम रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग मेरे पास, मतलब सुपीरियर कोर्ट के पास फॉरवर्ड करो, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर रिव्यू दे पाए। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो देखो राइट टू लिवलीहुड जो है इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ का, सही बात है। नेचुरल जस्टिस जो है वो इम्प्लिसिट है इन आर्टिकल 21, सही बात है। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू हेल्थ, सही बात है। राइट टू गो अब्रॉड इन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ये भी सही बात है, ये भी फंडामेंटल राइट है, ठीक है। क्योंकि राइट टू लाइफ में ये आ जाएगा, राइट टू गो अब्रॉड। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें रिट ऑफ मैंडेमस जो है वो किसके लिए इश्यूड होता है, रिट ऑफ मैंडेमस जो है वो जारी होता है परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी के लिए, ठीक है। रिट ऑफ मैंडेमस है क्या, ये एक कमांड है जो एक सुपीरियर कोर्ट इश्यू करती है लोअर कोर्ट पे, और वो बोलते हैं कि तुम पब्लिक ऑफिशियल हो या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, उनको उनका लीगल ड्यूटी सर्व करने के लिए ये कमांड, मतलब रिट ऑफ मैंडेमस को जारी किया जाता है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम आप सभी को पता है राइट टू फ्रीली मूव, है ना, राइट टू फ्रीडम मूव करा जा सकता है, ठीक है। मतलब इमरजेंसी के टाइम ये सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पे पूछा है कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये सारा जो राइट है आर्टिकल 19(1) ये तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब भी इमरजेंसी लगता है, बट जो राइट टू लाइफ है उसे किसी भी वे में आपसे छीना नहीं जा सकता, ठीक है। नाउ द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इनलिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। तो देखो राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट से निकाल के लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A, और इसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटाया था, ठीक है।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इम्प्लाइज द कमांड टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी? मैंडमस लगता है। अब देखो, विच अंडर द प्रोविजन of Indian Constitution a community can be declared minority community on the basis of। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को हम माइनॉरिटी घोषित कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइदर रिलीजन और लैंग्वेज, रिलीजन ओनली, आइदर लैंग्वेज और कास्ट। तो इसमें आपका ये वाला सही है, ठीक है। आप जब आर्टिकल 29 एंड 30 देखोगे तो इसमें आपको रिलीजन एंड लैंग्वेज में मिल जाएगा कि ये सब भी माइनॉरिटी के उसमें आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें माइनॉरिटी कमीशन की तो जो रिलीजन है ना, रिलीजन को आप नहीं पाओगे, पर जब नेशनल कमीशन था जो नेशनल माइनॉरिटी राइट्स के लिए बनाया गया था, नेशनल कमीशन ने 6 ऐसे रिलीजियस कम्युनिटी को बोला था कि वो माइनॉरिटी में आएंगे। तो उसमें हमारा है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स। ये सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992। अब यहाँ पे देखो, आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील किससे करता है? आर्टिकल 30 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सभी को पता होगा कि ये माइनॉरिटी को राइट देता है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल 30 इसलिए है। आर्टिकल 30 एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 30 क्या दे रखा है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 कहता है ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। मतलब कि सभी माइनॉरिटी, चाहे वो रिलीजन पे बेस्ड हो या फिर लैंग्वेज पे, ठीक है, उनके पास ये राइट है कि वो स्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये आपका आर्टिकल 30 में मिल जाएगा, आर्टिकल 30 की क्लॉज 1 में, ठीक है। अब देखो, द 19th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, सभी को पता है, रिजर्वेशन फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो आपको आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड बाई इशूइंग अ रिट the respondent was not entitled to an office he was holding or privilege he was exercising, which writ is that? तो ये QO 112 रिट है, ठीक है। नाउ अब देखो, when an emergency under article 352 of Indian Constitution is proclaimed, the President of India has no power to suspend fundamental right contained in which of the, देखो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस सिचुएशन में आपका सभी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किया जा सकता है, बट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के। अब यहाँ पे देखो क्या आपसे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप जब देखोगे लक्ष्मीकांत में, तो उसमें एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को भी कवर किया गया है, डबल जीओपार्डी को भी कवर किया गया है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन को भी कवर किया है, पर प्रिवेंटिव डिटेंशन को कवर नहीं किया गया है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको किस में मिल जाएगा? प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन में मिल जाएगा। तो आज हमने एम लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी से फंडामेंटल राइट्स पे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो अब जो हमारा अगला जो चैप्टर होगा जिन पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा। So stay connected and let's learn together. Thank you.